हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, आपके अपने उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पर। दोस्तों, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एमपी सब इंजीनियर के जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने यहां पर इसी चैनल पर दोस्तों सारे जो टॉपिक हैं अर्थमेटिक वाले वो पूरे करा दिए हैं, पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 12 दिन के अंदर मैंने पूरे जो अर्थमेटिक वाले पोर्शन है वो उसके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अब समय आ गया है ये जांचने का कि क्या हमने जो टॉपिक को जिस तरह से हमने पढ़ा था तो क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसी चीज को हमने पिछली क्लास में भी जांचा था और इस क्लास में भी हम वही जांच रहे हैं। दोस्तों, इसी ऊर्जा के साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए दंगल शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, कल पिछली क्लास में जो है हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 16 से शुरू कर रहे हैं दोस्त। और ये पीवाईक्यू मेरे दोस्त, ये पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके 2000 जो रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो पीवाईक्यू हैं आपके एमपी सब इंजीनियर के वो लिए हैं, आज से 10 साल पहले वाले नहीं लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि रिसेंट में एग्जामिनर का क्या टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, दिख रहा है सभी को क्या कह रहा है। देखिए 16वां क्वेश्चन समझिएगा। ये कह रहा है कि ए इज ओल्डर देन, कहां से आया है सर एज वाला, क्या आपने एज पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया मेरे दोस्त, जाके देखिए उन वीडियोस को, बिल्कुल एज भी पढ़ाया है। सो ए इज ओल्डर देन बी बाय 5 ईयर, ए जो है बी से 5 साल बड़ा है। ठीक है सर, ए जो है बी से 5 साल बड़ा है। ये लीजिए, बी की आयु मान ली x और ए की आयु हो गई कितनी, x+5। सर फिर क्या बोला है, 7 ईयर आफ्टर, 7 ईयर हेंस मतलब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर। तो 7 वर्ष बाद में मेरे दोस्त क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं कि बी जो है वो भी 7 वर्ष बढ़ेगा और ए भी 7 वर्ष बढ़ेगा। यही तो कमाल है एज का कि सर जो अगर हमारी आयु अगर आज की अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरी 30 और आपकी 20 है, तो 10 साल बाद जब हम मिलेंगे तो दोनों में जो इंक्रीज होगा वो 10 ईयर का रहेगा। सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द एज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज के रिगार्डिंग, वो क्या कि जो आज हमारा आयु का अंतर है, एज का डिफरेंस है, आज से 7 साल बाद भी एज का डिफरेंस वही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो 7 साल बाद में क्या हो जाएगा, x+12 और ये कितना बनेगा, x+7। क्लियर है दोस्तों, x+12 और x+7। अब इसने क्या बोला है, 7 वर्ष बाद ए की 3 गुना उम्र बी के 4 गुना उम्र के बराबर है। ए की 3 गुना उम्र, 7 वर्ष बाद में ए की 3 गुना, इसका ए की 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दिया, और बी की आयु का 4 गुना कर दो। बोले सर कर दिया सर। तो कितना बनेगा सर, 3x + 36 4x 28। ठीक है दोस्त, तो यहां से x का मान कितना आ रहा है, 8 वर्ष x का मान आ गया। तो सर ये किसकी आयु निकल कर आई है, ये x का मान निकल कर आया, और x जो वर्तमान, ये वर्तमान की बात हो रही है यहाँ, वर्तमान यानी प्रेजेंट में क्या हाल है। प्रेजेंट में एक x का मान आ रहा है 8, तो x+5 का वैल्यू कितना आएगा, 13। आपसे क्या पूछा है, a की वर्तमान आयु, ए की प्रेजेंट में कितनी एज है वो आपसे पूछा है। सो ए की प्रेजेंट में एज कितनी होगी, 13 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 13 वर्ष जो है इसका सही उत्तर होगा। आई होप बहुत ही अच्छे से आपकी ये चीज समझ में आ गई है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है आपका क्रमचय और संचय, P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय का, क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्रमचय और संचय के क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है ये चीज कि अगर आपको n वस्तुओं में से r वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, ये पिछली क्लास में पिछले पीवाईक्यू सेक्शन में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना हो, वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना हो, आर वस्तुओं का चयन करना हो तो इसके कितने तरीके होंगे। बोले सर NCR, NCR का मतलब फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। बिल्कुल सर यही बताया था आपने। ठीक है दोस्त, अब सुनिएगा काम की बात, यहाँ पर क्या बोला है देखिए ध्यान से सुनिए। 7 पुरुष हैं हमारे पास में और 6 महिलाएं हैं, 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, और उसमें से हमें 5 व्यक्तियों का चयन करना है, 5 की एक टीम बनानी है और इस प्रकार बनानी है कि अंतिम टीम में कम से कम 3 पुरुष हो, 3 मेल तो होने ही चाहिए, लास्ट जो आपकी टीम बने
तो आपको सारे तरीके निकालने हैं। कितने वेज होंगे तो देखिएगा दोस्त कैसे करेंगे सर, ये चीज़ तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब सुनिएगा, आपको क्या करना है सर, 3 पुरुष तो लेने ही लेने हैं, आपके पास में 7 पुरुष हैं, तो आप जब 7 में से 3 पुरुष लोगे तो कितने तरह से लिए जा सकते हैं, 7c3। तो जब आपने 3 पुरुष ले लिए हैं, अब आपको 2 जो मेंबर हैं वो क्या रहेगी, फीमेल रहेगी, और वो 2 फीमेल कहां से सिलेक्ट करनी है, 6 फीमेल्स में से सिलेक्ट करनी है। अरे जहां भी बैठे हो बोलो सही है या नहीं, बोलो यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और आपको ये दोनों काम एक साथ करने हैं, 3 पुरुष सेलेक्ट करने और 2 महिलाएं सेलेक्ट करनी, दोनों काम एक साथ करने हैं। तो आपको बताया था ये बात, 3 मेल एंड 2 फीमेल। तो सर जब दोनों काम एक साथ करने तो बीच में लगेगा गुणा। अब 6 फीमेल में से 2 फीमेल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 6c2। बोलो बैठे बैठे हो, जहां भी बैठे हो बोलो यस सर, बोले सर समझ में आ गया। अब सर इसने बोला कम से कम 3 पुरुष, इसने ये नहीं बोला एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट 3 होता तो बस इसी को सॉल्व करते। कम से कम 3 बोला है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है 4 मेल और 2 फीमेल, अगर 1 फीमेल अगर हम सेलेक्ट कर ले, बोले बिल्कुल हो सकता है। तो 7 मेल में से 4 फीमेल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 7c4, और 6 फीमेल में से 1 फीमेल सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, 6c1। बोले सर बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद में सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 5 के 5 मेल ही सेलेक्ट कर लें तो फीमेल को सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी ही कि नहीं, बिल्कुल बोले। तो 7 मेल में से 5 फीमेल सेलेक्ट, 7 मेल में से 5 मेल सेलेक्ट करने के, यानी 7 पुरुषों में से 5 पुरुष सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 7c5। बोले बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करना है सर, इसका कैसा बनेगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3 दैट इज 4 एंड फैक्टोरियल 3। बताया था पिछली क्लास में कि कैसे सॉल्व करते हैं इसके। और 6c3 का बनेगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये बनेगा। प्लस इसका क्या बनेगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। और 6c1 मैं आपको डायरेक्ट बता दूं 6 ही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा 6 आएगा। 7c5 तो फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आपको मैंने ये भी चीज सिखाई थी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि जैसे मान लीजिए आपका फैक्टोरियल 8 लिखा है और फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, और उसके आगे की जो संख्या है उसके अंदर 5 4 3 2 को एक साथ फैक्टोरियल 5 लिख दिया, और नीचे भी फैक्टोरियल 5 बैठा है तो वो एक दूसरे को कट कर देगा, तो बचेगा क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6। क्लियर है बात। अब देखिएगा, तो यहां पर फैक्टोरियल 7 है तो 7 को कैसे लिखेंगे सर, 7 इंटू 6 इंटू 5, और फैक्टोरियल 4 आएगा, वो फैक्टोरियल 4 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अच्छा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, वो 6 यहाँ आ गई। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 6 को देखिएगा तो 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट हो गया, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। सर बोले बिल्कुल यही बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और बीच में सर ये गुणा का साइन था, बिल्कुल गुणा का साइन है, प्लस ये पहला वाला काम हो गया। दूसरा वाला देखिएगा सर, यहां पर फैक्टोरियल 7 है और कितना बनेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 और इंटू 6, प्लस अब इस वाले की बात करते हैं तो सर 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट हो जाएगा, 7 इंटू 6 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई। अब सर इसको सॉल्व ही तो करना है, कर देंगे सर। 6 से 6 काटिएगा 35, और यहां पर सर ये कट के कितना बनेगा, अरे भाई 15 बनेगा यार। और यहां पर भी देखिए 6 से 6 कट हो गया तो 35 इंटू 6, और यहां कितना बनेगा, यहां कितना बनेगा सर, 21 बनेगा। अब आपको केवल उनको गुणा करना है और जोड़ना है। तो देखिए बन रहा है 45 और 5 कितना हुआ, 525, ये तो गुणा हो गया सर, ये तो गुणा हो गया। और ये कितना बनेगा 210, और ये कितना बनेगा 21। सर जोड़ डालिए, अब इसको जोड़ डालिए। यही तरीके हैं आपके, तरीके क्या आए गए सर, कम से कम आपके 2 पुरुष सेलेक्ट हो, इसके कितने तरीके होंगे, ये वही तरीके मैं जोड़कर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 756, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जल्दी से बताओ क्या ये चीज़ समझ में आई या नहीं। तो एग्जाम में आपको ये काम करना होगा, जब भी आपका क्रमचय और संचय का क्वेश्चन आएगा इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। पढ़ाया है क्या सर, अरे बिल्कुल पढ़ाया है, जाके देखिए, जाके देखो रिकॉर्ड में। बिल्कुल, जो एमपी सब इंजीनियर की क्लासेस ली है मेरे दोस्त, उसके अंदर सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और बिल्कुल एफिशिएंटली कवर किए हैं, और इस तरह से कवर किए हैं एग्जामिनर के
नेचर को, एग्जामिनर के टेस्ट को पकड़कर सारे टाइप इस तरह से कराए हैं कि आपको कम समय में इफेक्टिवली सारे टाइप्स हो सके और आप एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। दोस्त पूरा पूरा सूपड़ा साफ किया है उसका, ठीक है जी। चलिए, तो समर जो है वो 6 घंटे में 600 पेज पढ़ सकता है। तो ये जो समर नाम का व्यक्ति है, ये समर जो है 6 घंटे में 600 पेज पढ़ सकता है। 600 पेजेस समर कैन रीड इन 6 आवर्स। ओके, सो 1 आवर में कितना पड़ेगा, तो 1 घंटे में कितना पड़ेगा, 600/6 मतलब कि 100 पेजेस, 100 पेजेस पर आवर। ये समर की क्या निकल कर आ गई है सर, इसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई है कि समर जो है वो 1 घंटे में 100 पेज पढ़ता है। फिर क्या बोला है सर, समर और प्रीति जो है, समर और प्रीति जो मिलकर 40 घंटे में कितने पेज पढ़ते हैं, 5000 पेज पढ़ते हैं। तो समर और प्रीति कितने में मेरे दोस्त, 40 घंटे में 5000 पेज पढ़ सकते हैं। तो सर समर और प्रीति की दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, तो सर लगा दीजिए 5000 में 40 का भाग, अरे लगा दीजिए 125 पेजेस पर आवर। ये समर और प्रीति की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। अब आप यहां से देखिएगा, जब आपको पता चलता है कि समर की एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर, 1 आवर में 100 पेजेस पढ़ रहा है। समर और प्रीति 1 आवर में कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, 125 पढ़ रहे हैं, 125 पेज पढ़ रहे हैं। तो सर क्या इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि प्रीति की एफिशिएंसी क्या रहने वाली है? अरे बिल्कुल बता सकते हो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। सर 100 पेज समर बता रहा है और समर और प्रीति 125 बता रहे हैं, तो जो 25 पेज बचेंगे वही प्रीति की एफिशिएंसी होगी। मतलब प्रीति जो है 25 पेजेस पर आवर के हिसाब से पढ़ती है। ये प्रीति की एफिशिएंसी निकल कर आ गई, प्रीति की दक्षता निकल कर आ गई। प्रीति कितने समय में 500 पृष्ठ पढ़ेगी, तो 500 पृष्ठ उसको अगर पढ़वाने हैं, अगर आपको टाइम निकालना है तो 500 पेजेस अगर आपको पढ़वाने हैं और आपका 1 घंटे में उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 25 पेजेस पर आवर, 25 पेजेस पर आवर, तो कितना टाइम लगने वाला है। देखो यूनिट को भी देखो, पेजेस से पेजेस कट हो जाएंगे, आर ऊपर जाएगा, जो कि कितना आएगा, 20 घंटे। मतलब 20 घंटे में 500 पेज पढ़ पाएगी कौन, प्रीति। 20 घंटे इसका सही उत्तर होगा। चलिए, घंटे में बोला है तो घंटे में ही 20 घंटे हमने निकाल दिया है। टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां से लाए हो सर, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सीरीज का क्वेश्चन है। और सीरीज सर, क्या सीरीज पढ़ाई है? अरे बिल्कुल पढ़ाई है, जाके देखो तो सही। 10:30 बजे, 10:30 बजे मेरे दोस्त, 10:30 बजे मतलब जब 10:30 बजता है तो गूगल पे सर्च करिएगा, रीजनिंग टाइम हो जाता है, रीजनिंग टाइम हो जाता है, रीजनिंग टाइम, बिल्कुल रीजनिंग टाइम हो जाता है। 10:30 से 12 रीजनिंग की क्लास लग रही है, जहां पर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, सारे आपको मैंने एक एक टाइप को करवाया है। जाके देखिए, वहां पर आप हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे एमपी सब इंजीनियर के अंदर जो रीजनिंग से पूछा जा रहा है। देखिएगा, ये पीवाईक्यू क्या कह रहा है, जे के क्वेश्चन मार्क पी एंड टी। ठीक है दोस्त, चलिए तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सर यहाँ पर हम नंबरिंग करें 10, 11, 16 और 20। नंबरिंग याद होनी चाहिए सर। 10 से 11 प्लस 1 हो रहा है और 16 से 20 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा सर, यहाँ और यहाँ, सर यहाँ +1 किया है, यहाँ +4 किया है, +4 किया है, तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या ऐसा कि सर यहाँ +2 हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं और +3, तो सर देखिए सेट बैठना चाहिए। 11 में 2 जोड़ा तो 13 पर क्या आता है, 13 पर सर m आता है, और 13 में 3 जोड़ा तो 16 पर p आता है। तो सर m आना चाहिए और m ऑप्शन में दे भी रखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान था, ये था आपका अल्फाबेट सीरीज। समझ में आ रहा है? अरे देख रहा है विनोद, एक एक क्वेश्चन बन रहा है, सब कुछ पढ़ाया है सर ने, देख रहा है। चलिए चलिए, सभी के समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर। क्या कैलेंडर पढ़ाया है सर? अरे बिल्कुल पढ़ाया है। पहली क्लास एमपी सब इंजीनियर का जो पहली क्लास है उसमें आधा घंटा यही समझाया था कि कैलेंडर का क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन आया है, सब कुछ बताया है। दोस्त देखिएगा, कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है, फिर भी बता देते हैं आपको कि आपको लीप वर्ष चेक करना है। लीप वर्ष चेक करना है तो वर्ष जो है उसमें लगाइए 4 का भाग, अगर वो भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब दिया गया वर्ष लीप वर्ष है। 4 से भाज्य होना चाहिए। लीप वर्ष का क्या होगा, लीप वर्ष चेक करने का क्या तरीका होगा, दिया गया वर्ष 4 से भाज्य होना चाहिए, दिया गया वर्ष 4 से भाज्य होना चाहिए। गिवन ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, गिवन ईयर मस्ट बी
must be divisible by 4. Now what about सेंचुरी ईयर? लीप वर्ष की तो बात हो गई, अब सेंचुरी ईयर की बात करते हैं, सॉरी लीप सेंचुरी की बात करते हैं। लीप सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है सर? सेंचुरी का मतलब और कुछ नहीं, लीप शताब्दी का मतलब जब आपके अंतिम दोनों अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए। उसको चेक करने के लिए क्या 400 का भाग लगता है? नहीं, उसको चेक करने के लिए 400 का भाग लगता है। तो लीप शताब्दी यानी मतलब वही है, वर्ष को चेक कर रहे हो पर शताब्दी आ जाए, मतलब अंतिम जो शताब्दी 100 वर्ष खत्म होते हैं तो 100वां वर्ष जो है, 100 जो ईयर है, वो आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि दिया गया वर्ष 400 से भाज्य होना चाहिए, 400 से भाज्य होना चाहिए। गिवन ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। ओके, तब वो क्या कहलाएगा? जो दी गई शताब्दी, जैसे 1900 चेक करना है तो 1900 चेक करना है तो 1900 लीप वर्ष है या नहीं है, तो 1900 एक शताब्दी, क्योंकि डबल 0 आ रहे हैं तो 400 का भाग लगाएंगे। 1900 400 से विभक्त नहीं होता, मतलब डिवाइड नहीं जाता है, दैट मीन्स कि 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप देखिएगा ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 2100 क्या 400 का भाग जाता है? तो मेरा आंसर होगा कि 2100। 400 का काहे लगाए हो? काहे? क्योंकि 2100 में डबल 0 आ रहे हैं, मतलब ये शताब्दी, और शताब्दी को 400 से चेक करते हैं, नहीं जा रहा है मतलब लीप वर्ष नहीं है। तो इसने यही तो पूछा कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ए ऑप्शन। बाकी को अगर आप चेक करेंगे ना, बी 2040, तो सर 2040 में किसका भाग लगा के चेक करोगे? 4 का, क्योंकि वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो क्या 2040 में 4 का भाग जा रहा है? यस, एक लीप वर्ष है, सी ऑप्शन। 2000, सर 2000 क्या है? शताब्दी है, तो किसका लगाएंगे? 400 का, और 400 का जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। डी में देखिएगा 1996, सर ये क्या है? वर्ष है, तो 4 का लगाएंगे और 4 का जा रहा है, ये भी एक लीप वर्ष है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका लीप वर्ष नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, इस टाइप में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चा गलती कर देता है। इसने क्या पूछा है? कितना 6.3 यहाँ रह गया, 6.3 किग्रा का कितना प्रतिशत 9 ग्राम होता है? जो 6.3 किग्रा 6.3 kg का कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x प्रतिशत, कितना 9 ग्राम। अब मेरे दोस्त 9 ग्राम आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो या तो ग्राम को किग्रा में चेंज करो या किग्रा को ग्राम में चेंज करो, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस की यूनिट्स क्या रहनी चाहिए? सेम। परसेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, सो बोथ साइड की क्या रहनी चाहिए? यूनिट्स सेम रहनी चाहिए, वीमाएं समान रहनी चाहिए एक इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो आपको पता है ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1/1000, 1000 का भाग लगा दीजिए दोस्त, लगा दीजिए, मतलब सर ये ग्राम को हटा दीजिए और 1000 का भाग लगा दीजिए, ये भी केजी में कन्वर्ट हो गया। 6.3 यहाँ परसेंट हटेगा तो x/100, 9/1000। सर आपको x का मान ही निकालना है, कितना आएगा? अरे कैलकुलेशन तो कर लोगे बिना, अरे कैलकुलेशन तो कर लोगे? बोले सर बिल्कुल कर लेंगे। 6.3 में पॉइंट भी हटा दो, 10 आ गया, 1000 से 1000 कट हो गया, x बराबर 1/7। अब सर 1/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.14, ये पॉइंट है, x का मान 0.14 आ रहा है, तो कितना परसेंट होगा? 0.14% होगा। ठीक है सर, क्या ये परसेंट लगाने से 100 से गुणा होगा? अरे नहीं, x के ऑलरेडी परसेंट था, तो ये इनिशियली जो आपने माना था ना x%, उसमें x का मान 0.14 लिखना है, परसेंटेज ऑलरेडी लगा हुआ है, अलग से परसेंटेज लगाने का जरूरत, लगाने पर 100 नहीं मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगर ऐसा ऑप्शन में एक और होता ना 14.28%, तो कंफ्यूज मत होना कि ये आएगा या ये आएगा, तो सी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि x का मान निकला है, x ऐसे का ऐसा जाके बैठेगा 0.14 और परसेंटेज ऑलरेडी लग रखा है। जब इनिशियली लिया था ना तो x% ऑलरेडी लेकर चला था, तो ई ऑप्शन नहीं होगा, ये मत लगा देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन कहाँ से लाए हो बे, कहाँ से लाए हो? टाइम एंड वर्क सेट, मैन एंड वुमेन वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया है क्या? अरे बिल्कुल पढ़ाया है, जाके देखो एमपी सब इंजीनियर में सेकंड वाली क्लास में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही कराए थे। पुरुषों का एक समूह 25 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है जी, लेकिन 10 लोग कार्य करने नहीं आए, 10 लोग काम करने नहीं आए, तो शेष पुरुषों ने उस काम को 30 दिन में किया। ठीक है, तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात करनी है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप वाज व्हाट? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बराबर करते हैं, टोटल वर्क को इक्वल करने वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काम में लेते हैं। दोस्त कैसे करेंगे? देखिए एक ग्रुप है जिसमें एक कुछ मैन है, वो मैन कितने हैं मुझे नहीं पता, लेट
नंबर ऑफ मैन इज एक्स। मैंने मान लिया कि कितने मैन है, एक्स जो है वो यहाँ पर पुरुष हैं, और उन्होंने 25 दिन में काम खत्म कर दिया। तो मैंने ये मानना है फिर कि मान लो एक पुरुष एक दिन का 1 यूनिट बनाता है। एक पुरुष एक दिन का कितना यूनिट बनाता है? 1 यूनिट बनाता है। तो एक्स पुरुष एक दिन का कितना यूनिट बनाएंगे सर? एक्स यूनिट बनाएंगे। एक्स यूनिट बनाएंगे, और ऐसा एक दिन में एक्स यूनिट बन रहा है तो सर 25 दिन काम चला है, तो 25 दिन में कितना यूनिट बनेगा? 25 एक्स बनेगा। अब यही जो एक्स लोग थे यहां पर अब 10 लोग नहीं आए काम करने, तो लोग कितने बचे? एक्स माइनस 10। तो एक दिन का कितना यूनिट बनेगा? एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10। और इन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर दिया है? 30 दिन में काम खत्म कर दिया है। तो सर यहाँ अब 30 दिन तक ये जो है यूनिट बनेगी 30। अच्छा, टोटल वर्क बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन तो कुछ भी कर लो, टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा ना। टोटल कुल जो कार्य करवाया है वो तो क्या रहेगा? समान ही रहेगा। सर तो 25x आ गया, 30x आ गया और 300 आ गया। ठीक है, तो 5x बराबर कितना आ गया? 300। x बराबर कितना आ गया? 60। यानी कि शुरुआत में x का मान कितना था? 60। मतलब शुरुआत में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 60। यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया। बोलो जहां बैठे हो, अरे बोलो, अरे बताओ मेरे दोस्त, कमेंट में लिख डालो, फोड़ डालो कि हाँ सर, जो साधु साध्वी शुरुआत से क्लास ले रहा है, एमपी सब इंजीनियर की पहले दिन से क्लास ले रहा है, वो लिखो कमेंट में और बताओ कि हाँ हम ले रहे हैं पहले दिन से क्लास, और हर एक क्वेश्चन जो आप करवा रहे हो PYQ बिल्कुल आपने इसी तरह से इसी चीजों को डिस्कस किया था, और हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। लिख डालो, भर डालो इसको। 1901 से 2000 तक कितने वर्षों में 29 फरवरी दिनांक नहीं आई? अरे ये भी बता डालोगे आप, फोड़ डालोगे इस क्वेश्चन को, तोड़ डालोगे। तो आपको पता है यहां पर कितने वर्ष है दोस्त? 100 वर्ष है। अब मैं आपको बड़े काम की बात बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, 1901 से लेकर 2000 तक कितने वर्ष है? 100 वर्ष है। कितने वर्ष है? 100 वर्ष है। अब मेरे दोस्त 100 वर्ष हैं तो आप समझिएगा इस बात को, इस चीज को क्लियरली समझिएगा। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो दोस्त 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष तो फिक्स होते हैं कि होंगे ही होंगे। 24 तो होंगे, 4 के अंतर में आप करेंगे तो 24 लीप वर्ष तो होंगे ही होंगे। 25वां लीप वर्ष होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका अंतिम जो वर्ष है, जो कि लीप वर्ष शताब्दी है, वो आपका जो सेंचुरी ईयर है वो लीप वर्ष है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि 24 होंगे या 25 होंगे। अब जैसे बात करें 2000, तो अगर 2000 की हम बात करें तो 2000 में 400 का भाग जा रहा है क्या? बोले हाँ सर जा रहा है। तो मतलब 2000 भी एक लीप वर्ष है, 2000 भी एक लीप वर्ष है। तो इसका मतलब इसमें इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे, और मेरे दोस्त 75 साधारण वर्ष होंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब सर मान लो कि अगर हम यहां पर 1801 से लेकर 1900 तक का लेते मामला, तो ये भी तो 100 वर्ष ही आते। बोले हाँ बिल्कुल 100 वर्ष आते। अब इसमें कितने लीप वर्ष होते? तो सर देखिए यहां पर 1900 क्या लीप वर्ष है क्या? तो 1900 में 400 का भाग लगाएंगे, और 400 का क्या है? अरे बता दिए यार, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नॉट डिविजिबल, मतलब 1900 लीप वर्ष नहीं है। तो इन 100 वर्षों में केवल 24 ही लीप वर्ष होंगे, और मेरे दोस्त 76 क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। 76 क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। अब आपसे पूछा क्या है इसने? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट था कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज हमने आपको बता दी है। अब सुनिएगा, 1901 से 2000 तक कितने वर्षों में 29 फरवरी दिनांक नहीं आएगी? 29 फरवरी दिनांक किस में नहीं आती है? साधारण वर्ष जब हम लेते हैं तो साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं आती है। सर ये बात अच्छे से हमें पता है। बोलो जहां बैठे हो, बोलो समझ में आई या नहीं? तो सर 29 तारीख जहां आपका साधारण वर्ष होगा उसमें नहीं आएगी। 1901 से लेकर 2000 तक की अगर बात करें तो 100 वर्ष है। कितना वर्ष है बे? 100 वर्ष है। उस 100 वर्षों में देखिएगा सर 25 लीप वर्ष आ रहे हैं, मतलब 25 बार 29 तारीख आएगी, और 75 साधारण वर्ष आ रहे हैं, मतलब 75 बार 29 तारीख नहीं आएगी। यही पूछा कि कितनी बार नहीं आएगा? 75 बार नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि इसमें कितनी बार 29 तारीख नहीं आएगा, तब आंसर होता सर 76 बार 29 तारीख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें 24 ही लीप वर्ष है और 76 क्या है? साधारण वर्ष है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम लल्लन टाप क्वेश्चन करवा दिए वे सर, एकदम PYQ में मजा आ रहा है सर,
एक एक चीज जो आपने पढ़ाया ना सर एकदम बना पा रहे हैं, एकदम उड़ा पा रहे हैं, गर्दा उड़ रहा है सर, धुआं धुआं कर रहे हैं क्वेश्चन को। ऐसा बता दिए हो सर, सब कुछ पढ़ा के लाए हो आप। 12-13 दिन दोस्त, 12-13 दिन तपस्या करी है हर एक साधु और साध्वी ने यहाँ पर, और वो तपस्या का फल मिल रहा है, PYQ सर उड़ा रहे हैं। और जिन्होंने आज ही ये पहली बार दर्शन लिए हैं, देख रहा है, तो वो उस विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, एक बार उन 12-13 वीडियो को देख डालिए, फोड़ डालिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। MP सब इंजीनियर में मैथ्स का एक एक क्वेश्चन आप बना के आओगे, एग्जाम हॉल के बाहर निकल कर बोलोगे फोड़ डाला वे, मैथ्स क्या होता है वो मत पूछो, क्योंकि ऐसा पढ़कर आए हैं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे कि वो 12-13 वीडियो देखिए, आपके क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, सब कुछ पढ़ा है उसमें। 1000 का पावर x डिवाइड बाय 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 0.1, इसको सॉल्व करना है। कहां से आया है, क्या ये पढ़ा है? अरे बिल्कुल पढ़ाया है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। कैसी बात कर रहे हो नहीं पढ़ाया यार? सर्ट्स एंड इंडिसेस देखिएगा, पढ़ा दिया है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी बता दिया वे। देखिए तो 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 और x, और भाग में है तो यहां भाग में नीचे लिख दिया 10 की पावर -8, और 0.1 को लिख दिया 1/10। सर सबको 10 की घात में लिख दिया। अब आपको कुछ रूल्स में यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेस के वैसे सब कुछ बता के लाया हूं मैं, कि सर अगर a है उसकी पावर m है, और उसकी पावर अगर n ऐसे ब्रैकेट में लिखा है तो a पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात कि सर एक बात और बताए थे आप कि 1/a की पावर m लिखा है, तो ये ऊपर आके 1a पावर -m बन जाएगा। a 0 नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना, ठीक है? a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो यह बात भी क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा सर, अगर -m है या अगर a पावर -m है तो ये ऊपर आके प्लस का m बन जाएगा, a पावर m बन जाएगा। समझ में आ रही है दोस्त? क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दो चीजें मैंने बताई, तो tan 3x बन जाएगा, और ये tan जो -8 है ये आके tan 8 बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी रूल समझ में आया, a पावर m और a पावर n, तो ये सर ऐड होके a पावर m प्लस n बन जाएगा। देख रहा है विनोद, सब कुछ बता के लाए हैं सर। और ये बन जाएगा 10 पावर -1, तो 10 पावर 3x प्लस 8, ये कैसे लिखा, ये इस वाली प्रॉपर्टी से लिखा, और 10 पावर -1। अब आपको एक और जादुई बात बता दें कि a पावर m और a पावर n लिखा है, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी ही होगी। इफ दिस देन दिस ऑल्सो ट्रू, ऑलवेज। ठीक है दोस्त, तो पावर भी सेम होगी, मतलब 3x प्लस 8 इज इक्वल टू -1, ये लिख सकते हो आप। और अगर आपने ये लिख डाला तो 3x बराबर कितना आएगा, -9, तो x बराबर कितना आएगा, -3। फोड़ डाला सर, फोड़ डाला इस क्वेश्चन को, सर्ट्स एंड इंडिसेस को धो डाला, बिल्कुल -3 जो इसका सही उत्तर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 24 क्वेश्चन भी PYQ चल रहे हैं, वापस याद दिला दूं, PYQ MP सब इंजीनियर का PYQ चल रहा है। 25वां क्वेश्चन कहां से आया, कहां से है वे ये क्वेश्चन? सर श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन आया है, अल्फाबेट सीरीज का। क्या करवाए हो क्या? अरे बिल्कुल कराए हैं, 10:30 बजे क्लास लग रहा है, देखिए तो सही, एक बार जाइए तो सही, झाके देखिए रिकॉर्ड में, देखिएगा, सब कुछ करवाया मेरे दोस्त, बिल्कुल इफेक्टिवली हर एक टाइप, हर एक चीज डिस्कस किए। MP सब इंजीनियर का पूरा तिया पांचा करने की तैयारी कर चुके हैं हम दोस्त। अब देखिएगा सर कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं 24, 11, 9, नंबरिंग याद होनी चाहिए, मजा आएगा नंबरिंग करने के बाद में क्वेश्चन को करने का। सर 11 से 9, 9 से 7, 7 से 5, एक सीरीज सर ऑल्टरनेट में, एक छोड़कर एक दिखाई दे रहा है, क्या ये बताए हो? बिल्कुल बताए हैं बे। -2, -2, और ऊपर वाला सीरीज देखो बे, 24 से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सर अगर यहाँ भी -2 करते हैं तो यहाँ 22 आएगा, तो 22 पर क्या आता है, v। देखते हैं v आ रहा है क्या, देखते हैं v आ रहा है क्या, इसको किसी और मार्कर से लिख डालते हैं, तो यहाँ v आ रहा है। फिर सर -2 किया तो कितना आएगा, 20, 20 पर क्या आता है, t, क्या t आ रहा है क्या, और t से -2, या 20 से -2 किया 18, 18 पे r आ रहा है, और -2 किया 16, 16 पर क्या आएगा, p। तो सर हमने क्या क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क की जगह, VTP, VTP, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो, जहां भी बैठे हो बोलो, बोलो, आ गया सी ऑप्शन आ गया। बोले सर फोड़ डाला, इतना तो जरूरत ही नहीं पड़ा।
अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है सर, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्या सर ये आया है SI एंड CI से, SI एंड CI से। क्या सर SI CI कराया है आपने? अरे बिल्कुल कराया है दोस्त, SI CI को भी कराया है, फोड़ डाले SI CI को। देखिएगा क्या बताए थे सर SI CI के अंदर, सर 2 साल में 13,000 रुपए ये बन जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है, कितना प्रतिशत होगा। मैंने क्या बोला था, 2 साल। आपको क्या करना है 2 साल में, हमें पता है क्या सर, क्या क्या बताए थे आप SI CI में, क्या नया लेकर आए थे। हमने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, बस ये देखना है कि 2 साल की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक सेम फ्रैक्शन 2 बार रिपीट होगा इन 2 ईयर्स। तो सर ये जो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फ्रैक्शन 2 बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। वो फ्रैक्शन पकड़ में आ गया, दर यूं ही पकड़ में आ जाएगी। तो बेसिकली सर ये मिश्र धन है 20,312.5 बटा 13,000। तो बेसिकली सर हमें फोकस करना है किसके ऊपर, हमें फोकस करना है कि इस फ्रैक्शन को हम कट कर सकते हैं या नहीं, हम इस फ्रैक्शन को कट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा एक चीज और बताएं आपको कि अगर आपको इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि सर आप मिश्र धन, ये तो किसका अनुपात था, अमाउंट और प्रिंसिपल का, अमाउंट और प्रिंसिपल का। जादुई चीज ये है कि अगर आपको ऊपर वाले को देखकर डर लग रहा है तो आप एक काम करो, CI और प्रिंसिपल का रेशो ले लो, बाद में ऐड कर देंगे फ्रैक्शन के अंदर। तो सर 13,000 तो कितना बनेगा, 7,312.5 बटा 13,000। बोले अब ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, बोले बिल्कुल सर ये बनेगा। हटाइएगा इसका डॉट और 0 लगा दीजिएगा नीचे, ठीक है। अब कट करना शुरू करते हैं, किससे कट हो रहा है। पहले तो देखिए सर ये जो है 13 और 1,000 को अलग अलग लिख दो, काहे सर 13 और 100 को अलग अलग लिख लो ताकि जल्दी सोल्व कर सके हम। बोले बिल्कुल। 25 से कट करते हैं तो सर 25 से 4 बार कट हो जाएगा, 25 से इसको कट करते हैं सर 25 दूना 50, कितना बचा सर 23, और एक और आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं सर 25 से और कितनी बार कट होगा, तो 25 का 9 गुना कितना होगा और 25 का 10 गुना कितना होगा। तो 25 का 9 गुना होगा मेरे दोस्त 225, 225 कितना बचा सर 6 मतलब 2, 62 आ गया बे। और 25 दूना 50, कितना बचा 12, 5 के साथ 125, 25 पंजे 125, सर ये कट हो गया। और 25 से कट होगा सर, ये 25 से 25 चौक 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, 4 बचा, 40 42 हो गया, 25 से कम 25 कितना बचा सर 17, तो 175 हो गया। अब कितनी बार कट होगा, 7 बार, ये सर ये भी कट हो गया। और सर 13 एकम 13, 13 नम्बे 117। बोले सर मजा आ गया, कट हो गया बे। देख रहा है विनोद, 9/16 आ रहा है, ठीक है। ये CI और P का रेशो है, तो 16 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना बन गया 25। तो मेरे दोस्त अल्टीमेटली हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो कितना मिल रहा है 25/16। और हमने क्या कहा था कि एक सेम फ्रैक्शन अपने आप को रिपीट करता है, तो 25/16 को आप लिख सकते हैं 5/4 इंटू 5/4। यही तो हुआ होगा, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है ना, तो 2 साल में एक फ्रैक्शन ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया होगा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5/4 इंटू 5/4, ठीक है जी। तो 5/4 और 5/4 ने अपने आप को गुणा करके बनाया है 25/16। अब आपको दर निकालनी है, दर प्रतिशत, बहुत आसान है सर, दर प्रतिशत निकालना है 5/4, यानी कि सर 4 पर 1 रुपए इंटरेस्ट ले रहे हो 1 साल का और 5 बन रहा है, तो सर कितना दर प्रतिशत होगा, 4 पर 1 इंटरेस्ट लिया है तो 25% दर होगा प्रतिशत में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही चीज सिखा के लाए हैं, यही चीज बताकर लाए हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मूले से नहीं, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखो, यही चीज हमने वहां पर सीखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन, सर ये करवाए हो क्या? अरे बिल्कुल करवाए हैं, जाके देखिए फर्स्ट वाला लेक्चर, होमवर्क यही था हमारा PYQ वाला, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के अंदर मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ डायग्राम की, वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त, सब कुछ पढ़ाया। वेन आरेख, रीजनिंग हो, गणित हो, जो जो MP सब इंजीनियर में आया है वो करवा रहे हैं। और दोस्त एडवांस मैथ्स भी चालू कर दी है हमने। 1000 कर्मचारियों वाले कंपनी में 760 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 430 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग क्रमशः हिंदी, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 1000 कंपनी में 1000 लोग हैं। ये जो सर्किल बनाया है ये है आपका हिंदी का और ये है आपका अंग्रेजी का, इंग्लिश का। ये जो चीज है ये डिनोट करती है किसको, ऐसे लोगों को
जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, ये डिनोट करती है ऐसे लोगों को जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और ये जो बीच वाला एरिया ये डिनोट करता है जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा समझना है तो आप इसको लिख सकते हैं ओनली हिंदी। ये वाला जो यहाँ वाला जो रीजन है ये रीजन करता है ओनली इंग्लिश, और ये जो है बोथ। और आपने सर ये जो पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल के अंदर वो लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी के साथ अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और नहीं भी, तो अगर वो यहाँ बैठा होगा तो अंग्रेजी बोल भी पाएगा, और यहाँ बैठा होगा तो केवल हिंदी ही बोल पाएगा। समझ रहे हैं? तो 1000 कर्मचारियों की कंपनी में 760 लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, तो ये 760 ये हैं, जिसमें केवल नहीं लगाया कि केवल हिंदी बोलते हैं, तो नहीं तो हम इसको यहाँ बिठा देते। और 430 लोग इसमें अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें भी केवल नहीं लगाया है, तो 460 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसमें हिंदी साथ में बोल भी सकते हैं और नहीं भी। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉसिबिलिटी होगी जो केवल हिंदी, तो पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर केवल हिंदी है, दूसरे नंबर पर केवल अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। अब मेरे दोस्त सुनिएगा, अगर मान लो हम ये 360 कॉमन पार्ट की वैल्यू लेते हैं, अगर ध्यान से समझना, ये 360 कॉमन पार्ट की वैल्यू लेते हैं, और हिंदी बोलने वाले कितने होते हैं 260, तो 260 तो केवल हिंदी बोल रहे हैं, 360 दोनों बोल रहे हैं, तो इन दोनों का योग 760 के बराबर आना चाहिए, हाँ या ना? अरे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बोलिए बोलिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो सर 760 के बराबर आना चाहिए। 12, 3 2 5 और 1 6, कितना बन रहा है सर? ये कितना बन रहा है? जोड़िएगा, 6 दूनी 12 और 3 2 5 और 1 6, 620 ही बन रहा है, जबकि वहां चाहिए 760, नहीं है संभव। यानी ए ऑप्शन क्या है? गलत है। ऐसे चेक करना है, यानी कि सर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है। अगर मान लो दोनों बोलने वाले 200 लोग हैं और केवल हिंदी बोलने वाले 550 हैं, तो सर दोनों को योग करिएगा, 700 कितना आ रहा है? 750 आ रहा है, जबकि यहाँ 760 लिखा है। ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। अब सर डी ऑप्शन पे नजर डालिए एक बार, 3 या बी सी ऑप्शन पे नजर डालिए, 240 और 570, 240 नहीं सॉरी 190 और 570, इसको जोड़िएगा, कितना आ रहा है सर? 760 आ रहा है, यानी कि सर दोनों का योग 760 आ रहा है। अब अंग्रेजी बोलने वाले को पकड़िए, 240, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 240, दोनों बोलने वाले 190, तो योग कितना आना चाहिए? 460 आना चाहिए। क्या 460 आ रहा है या नहीं? अरे जोड़िएगा, 460 ही लिखा है ना, सॉरी 430 लिखा है, यहाँ 430 लिखा है, 430, ये 430 है। 430, तो 430 आ रहा है या नहीं? सर बिल्कुल 430 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये सही हो सकता है। अब डी को भी चेक कर लो, अगर डी को चेक करते हो तो दोनों बोलने वाले कितने हैं? 200 और 480 केवल हिंदी बोलने वाले, योग किया 680 आ रहा, जबकि हमें चाहिए 760, नॉट पॉसिबल। सो डी ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेटेड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर में 27 नंबर पर पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त, 27 क्वेश्चन 27वें नंबर पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कहां से आया है? अगला क्वेश्चन सर ताश कार्ड से आया है। ताश की अगर हम बात करें, कार्ड्स की अगर हम बात करें, तो कार्ड्स के अंदर आपके 4 तरह की चीजें होती है। ठीक है, लाल पान होता है आपका उसके अंदर हुक्म होता है आपका, लाल पान, ईट, हुक्म और चिड़ी, यही होता है। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है आपका हर्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है आपका क्लब। ठीक है, ये 4 आपके इस तरह की चीजें होती है, जिसमें से हुक्म और चिड़ी जो है, क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक कलर में होते हैं, और आपका जो डायमंड एंड हर्ट है वो किस में होता है? रेड कलर में होते हैं। टोटल आपके 52 क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से सब में 13 कार्ड सबको मिलते हैं दोस्त, सबको 13 कार्ड होते हैं सबके। 13 कार्ड में से आपको बता दें कि 1 से 1 to 10 तो क्या होते हैं? नंबर कार्ड होते हैं। 1 से 10 कार्ड तो ऐसे होते हैं जिन पे नंबर लिखे होते हैं, और बाकी जो 3 कार्ड होते हैं उनके ऊपर इस तरह से होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, हिंदी में बोले तो गुलाम और रानी और राजा। ठीक है, बेगम और बादशाह, इस तरह से होते हैं। तो 3 आपके जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। हर में ऐसा ही होता है, 10 तो नंबर वाले कार्ड और 3 क्या होते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए सर? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, टोटल कितने हो गए? टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। नंबर कार्ड कितने होते हैं? 1 के 10 हैं, तो 4 के कितने होंगे? 40 क्या होंगे? आपके नंबर कार्ड होते हैं। कितने लाल कलर के कार्ड होंगे सर? 26 लाल कलर के होंगे, रेड कलर में होंगे, और 26 क्या होंगे? ब्लैक कलर में होंगे। ठीक है, आपसे पूछा है
कि प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये है किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएं, अगर किसी एच के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम लिखते हैं अनुकूल परिणाम बटा मेरे दोस्त कुल परिणाम। इसका मतलब फेवरेबल रिजल्ट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। कितने फेवरेबल हैं मेरे, कितने मेरे अनुकूल हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, वही चीज आपका बताता है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने की, किसी भी चीज के होने की प्रायिकता। तो एक अच्छे से आपने एक टास्क की जो है वो क्या कर लिया, कार्ड्स को अच्छा से आपने क्या कर लिया, उसको आपने फेंट लिया, शफल कर लिया, एंड शफलिंग करने के बाद में से उसमें से एक आपने बिना देखे एक पत्ता निकाला, एक कार्ड निकाला, तो वो क्या होना चाहिए, वो पत्ता काला भी होना चाहिए और बेगम भी होनी चाहिए। बेगम मतलब क्वीन भी होनी चाहिए और ब्लैक क्वीन होनी चाहिए। अब ब्लैक क्वीन हमारे पास में, तो यहां पर देखिएगा हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ब्लैक क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लैक क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पर देखिए टोटल केसेस कितने हैं मेरे दोस्त, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल सर यहां पर 52 कार्ड हैं, तो टोटल केस कितने हो गए, 52। ठीक है मेरे दोस्त, और हमारे फेवरेबल कितने होंगे, तो ब्लैक क्वीन होगी कितनी, तो सर यहां पर ब्लैक क्वीन 2 होगी, एक तो क्लब की तरफ से होगी और एक स्पेड की तरफ से होगी, यानी कि एक तो हुक्म की तरफ से होगी और एक चिड़ी की तरफ से होगी, तो 2 ब्लैक क्वीन होगी हमारे पास में। तो टोटल 52 जो कार्ड्स है उसमें से 2 ही हमारे पास में ब्लैक क्वींस होगी, तो टोटल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2/2 परिणाम होंगे। तो इसकी प्रायिकता की बात करें तो 1/26 जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है दोस्त, यही क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहां से आया है सर, ये सर्किल का क्वेश्चन आ गया, दो सर्किल। अब इनका भी दंगल स्टार्ट होने वाला है दोस्त, तो उनकी भी तैयारी बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ऐसा दंगल होने वाला है। एडवांस मैथ्स का चल रहा है दोस्त, एडवांस मैथ्स को छेड़ दिया है, अब उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 2 सर्किल दिए हैं आपको जिनका रेडियस यानी कि उनकी त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 2 वृत्त की त्रिज्या दी है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 3 तरह के केस हो सकते हैं सर्किल के अंदर, या तो 2 सर्किल एक दूसरे को टच ही ना करें, या 2 सर्किल एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच करें, या तीसरा केस होगा कि 2 सर्किल एक दूसरे को कट करें 2 पॉइंट पर। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग टू द 2 सर्किल्स। क्लियर? तो यहां पर एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है छोटा, इनके ये केंद्र हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, इनके ये क्या हो गए, केंद्र हो गए। थोड़ा सा और इसको सफाई से बना लेते हैं ताकि आपको चीजें जो हैं समझ में आए। ठीक है दोस्त, ये छोटा सर्किल ले लिया, ये बड़ा सर्किल ले लिया। अब दोस्त हमें क्या करना है, 2 पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, दोनों पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। कॉमन कोड क्या होगी, तो कॉमन कोड ये जो आप इसको मैं अलग से बनाता हूं, ये कॉमन कोड होगी, ये दोनों की कॉर्ड का मतलब जिह्वा, ये कॉमन कोड है। और आपको इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। इसको हम दूसरे उससे बनाते हैं। ये आपको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त। अच्छा, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 5। तो यहां से मेरे दोस्त त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, बोलो सर हाँ। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बोले सर बिल्कुल क्लियर है। और आपको एक चीज और बता दें कि जो कॉमन कॉर्ड है वो इस लाइन के साथ में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब इनको नाम दे दूं मैं ओ डैश, ये ए, ये बी और ये पी। तो आपको एक्चुअली यू नीड टू फाइंड सामान्य जीवा, सामान्य का मतलब कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालनी है। सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू क्या रहने वाला है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी आपको निकाल कर लाना है। कैसे निकालोगे दोस्त, सबसे पहले तो क्या करोगे मेरे दोस्त कि यहां पर जो आपको एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल ओ डैश, you need to find the area of this triangle, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्या,
क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? बोलो भाई मेरे दोस्त, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना यार। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है सर? 3, 4 और 5। बिल्कुल सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, नहीं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हीरोन फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करोगे। हीरोन फॉर्मूले से भी एरिया तो सेम निकलेगा, बट इट विल टेक टाइम। ये हमारा टाइम ले जाएगा, टाइम कंज्यूम कर जाएगा। आपने अगर ये देख लिया सर, एक साइड 4 है, एक 3 है और 5 है, और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब जब किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तब तब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब उनमें से एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्त। और सबसे बड़ी जो साइड है 5, वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। 3 और 4 क्या होंगे? बेस होंगे। तो सर यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सर सिंपली इससे क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। बेस कितना होगा सर? 4 बेस मान लो, तो 3 क्या हो जाएगा आपका? हाइट हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ये एरिया निकल गया ट्रायंगल का। अब सुनिएगा, इसी ट्रायंगल का एरिया आप एक तरह से और निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा कि सर इसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैन बी राइट एज सेम एरिया। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ बेस इस बार ले लिया ओ डैश और हाइट ले ली AP। तो AP 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये बेस, ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइट, तो AP। और ये कितना होगा सर? हाफ। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हाफ यहां कर लेते हैं इस चीज को। सो हाफ ओ डैश, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 4। AP की लंबाई कितनी है? नहीं पता। और आपका इधर वाला जो ट्रायंगल, उसका जो एरिया है ये कितना आया था? 6। तो AP का वैल्यू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करिएगा, AP का मान कितना आएगा? 3। आपको निकालना है AB का मान। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल, ये आपने लाइन खींची है, ये AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AP होगा, यानी 2 इंटू 3, यानी कि कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर इज द वैल्यू और द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका, कहां से क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, सर्किल ज्योमेट्री, सर्किल की ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यामिति थी किसकी? सर्किल की, यानी कि वृत्त की ज्यामिति का क्वेश्चन था। जाबड़ क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, करा दिए आपको। समझ में आ गया दोस्त? आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये कहां से आया सर? ये क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम के रिगार्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, वो भी कहां से? 3D। और ये भी उस 3D के अंदर कौन सा? कोण का क्वेश्चन निकल कर आया आपके सामने। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ट्राई करिएगा पहले एक बार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात दे रखा है, उनके व्यास का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा है मेरे दोस्त, उनकी हाइट्स का रेशियो आपसे पूछा है। आपको इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि वॉल्यूम किस तरह से दिया जाता है, किसका? शंकु का। तो शंकु का वॉल्यूम किस तरह से दिया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H, जहां पर स्मॉल r क्या है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। अरे जहां पर भी बैठे हो बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं? और H क्या है? हाइट। H क्या है? हाइट, यानी कि आपकी ऊंचाई। समझ में आ रहा है या नहीं? अरे दोस्त जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इसका दंगल जो है हमने शुरू कर दिया है, एडवांस मैथ्स पर आ गए हैं। मेंसुरेशन भी निपटाएंगे, सब कुछ निपटाएंगे। एक बार बीच में PYQ लेकर इसलिए आए हैं ताकि आपको पता चले कि जितनी चीजें पढ़ी हैं उन्हें अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और बाकी जो चीजें आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि पूरी मैथ्स कराएंगे, तो पूरी ही मैथ्स कराएंगे दोस्त। चल रही है क्लासेस, रेगुलर चल रही है, बिना रुके चल रही है, कोई हम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं। एक एक क्लास जो है, एक एक क्लास पूरे एक एक चैप्टर को कवर कर रहा है। इतना इफेक्टिवली कवर कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस बन रहे होंगे। कमेंट में मेरे साधु और साध्वी जो काफी शुरुआत से क्लास लेने, एक बार भर डालिए कमेंट बॉक्स को और बता डालिए। जो आज ही पहली बार देख रहा है उसे बता डालिए कि हाँ सर पूरा सब कुछ पढ़ाया है और सब कुछ बना रहे हैं। हाँ, ये वाला चैप्टर अब चालू हो गया है, एडवांस मैथ्स चालू कर दी है, तो एडवांस मैथ्स में इनका भी नंबर आएगा। ये भी अपनी उल्टी गिनती करेगा
अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्त। उसमें हमने सर्ड्स एंड इंडिसेस भी पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ लिया है दोस्त, सब कुछ कर रहे हैं। अब देखिएगा दो शंकु का आयतन का अनुपात, सर V1/V2, मान लीजिए वो दो शंकु का आयतन है, तो 1/3 पाई, पहले वाले का रेडियस R1 मान लिया, R1 स्क्वायर, और H1 उसका हाइट मान लिया। दूसरे वाले का 1/3 पाई R2 स्क्वायर एंड H2, सर 1/3 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, रोल ही खत्म। आयतन का अनुपात कितना दिया है सर 1/4, तो V1/V2 का वैल्यू 1/4। रेडियस का रेशियो, रेडियस उनका सर व्यास का अनुपात दिया है, त्रिज्या का नहीं दिया है, व्यास का अनुपात दिया है। तो हम आपको बता दें कि जो व्यास का अनुपात है ना D1 और D2, वही अनुपात रेडियस का भी रहेगा। रेडियस के अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ मैं समझ गया आपकी बात कि रेडियस आधी होती है, तो वैसा मत कर देना कि 2/2.5 कर दिया, रेडियस आधी होती है पर अनुपात वही रहेगा। कैसे सर, ऐसे देखिएगा 4K और 5K अगर इनका डायमीटर है तो रेडियस कितना आएगा 2K एंड 2.5K, यही आएगा 2.5K, ठीक है, यही आएगा 2.5K। अब सर ये रेडियस का अनुपात आ रहा है। सर हमें पता है कि K से K कट हो जाएगा, और अनुपात में किसी भी कॉमन नंबर से गुणा करने पर अनुपात में कोई चेंज नहीं होता है, तो 4/5, 2 से गुणा कर दिया, पुनः रेडियस का अनुपात भी क्या आ रहा है 4/5। तो डायमीटर का जो रेशियो है वही रेशियो किसका रहेगा, रेडियस का रहेगा। मतलब D1/D2 का जो रेशियो है वो R1/R2 के बराबर, रेडियस के रेशियो के बराबर रहेगा, दैट इज 4/5। क्लियर है, 4/5। तो सर रेडियस 4/5, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, H1 और H2 का अनुपात निकालना है सर। 1 4, सर 25 इधर चला जाएगा और 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी 16 इधर आ जाएगा। H1/H2, सर H1/H2 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम क्लियर दिख रहा है हमें हमारा भविष्य की उज्जवल है, बिल्कुल सर उज्जवल है। 25/64 जो है वो हमें अनुपात दिख रहा है किसका, इनकी हाइट्स का रेशियो हमें इतना निकल कर आ गया है। मेंसुरेशन 3D में कोण का क्वेश्चन था, सब कुछ पढ़ाया है और ये भी पढ़ाएंगे दोस्त, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। PYQ से केवल आपको ये बता रहे हैं कि दोस्त क्या चीजें अब हमें और करनी है, किस तरह की लड़ाई और लड़नी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मजेदार जाबड़ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जब भी आया होगा ना ये क्वेश्चन, हिला डाला होगा उस बच्चे को। एक त्रिभुज के दो शीर्ष से विपरीत दिशाओं की ऊंचाइयां बराबर है, मतलब एल्टीट्यूड्स ऑफ टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड ऊंचाई मतलब जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली जाती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझिएगा क्या होगा यहाँ पर, इसने पूछा वो त्रिभुज का नेचर कैसा होगा, क्या चीज है ऐसी कंफर्म जो हम बोल सकते हैं। यानी कि सर ये ABC हमने एक ट्रायंगल मान लिया और यहां से सामने वाली वर्टेक्स पर एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं दोस्त, मेरे भाई मेरे भ्राता, इसको दूसरे मार्कर से हमें बनाता। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये डाल दिया, ये पॉइंट आ गया M, और यहाँ से यहाँ ये एक दूसरा मैंने वर्टेक्स से यहाँ से यहाँ डाल दिया, ये आ गया N, और 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों दिशाओं की ऊंचाइयां बराबर है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वो गिवन क्या है, आपको गिवन है कि CN बराबर BM है, CN बराबर BM है। ठीक है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हमें क्या करना है इस चीज को समझने के लिए कि त्रिभुज का नेचर क्या होगा। हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, हम ले रहे हैं दोस्त कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान से समझना। हम ले रहे हैं ट्रायंगल, हम ये वाला ट्रायंगल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ANC एंड ट्रायंगल ANC एंड AMB। कौन कौन सा ले रहे हो सर बताओगे जरा। ANC मतलब ये वाला ANC, और इधर वाला देखो BMA, ये वाला लिया। अब सर इसमें देखिएगा क्या क्या चीज ऐसी है जो बराबर है और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। मेरे दोस्त ये कोण कॉमन है, ठीक है, ये कोण कॉमन है, इसको हटा देते हैं। तो पहली चीज तो ये देखिएगा कि ये वाला कोण कॉमन है, ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो तीसरा कोण है वो भी बराबर होगा।
तीसरा कोण भी बराबर होगा। अरे जब दो दो कोण सेम आ रहे तो तीसरा भी बराबर होगा, 180 तो होता है सम। बोले हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है ये बात। अब देखिएगा पहला पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने की, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले ठीक है सर, और हमें एक बात पता है, वो क्या, हमें ये पता है कि एनसी जो है वो बराबर है बीएम के। तो हमने सबसे पहले लिखा कि एंगल ए एन सी बराबर है एंगल ए एम बी के, दैट इज 90 डिग्री। दूसरा हमने लिखा सर एन सी बराबर है एम बी के, ये क्या है, गिवन है, हाइट्स बराबर है ना। और तीसरा जो है वो हम लिख रहे हैं सर एंगल एन सी ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल ये हमने निकाल दिया था कैसे कि सर दो एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर होगा, और ये एंगल बराबर है ए बी एम के, ए बी एम के। ठीक है, तो यहां पर अब कौन सी प्रॉपर्टी से सर, कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी सर, एंगल साइड एंगल ए एस ए की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एन सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए एम बी के। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम हो गए, तो हर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, बराबर होगी, हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? जल्दी से पहले एक बार ये देख लीजिए और बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है। जहां भी बैठे हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस पीछे लेके जाओ और देखो, और फिर उसके बाद में आगे का जो स्टेटमेंट है हम लिखेंगे। जल्दी से पहले एक बार देख लो क्लियर है या नहीं, हर एक चीज को देख लो। और फिर देखिए कि अब जब सर्वांग सम आ गया, यानी कि आपका ये क्या आ गया है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो आप बताइए कि अब हमें जो क्या रिजल्ट है ऐसा जो हम लिख सकते हैं, मतलब इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इससे क्या रिजल्ट लिख सकते हैं। सर ये वाला ट्रायंगल जब इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगी, तो यहाँ 90 के सामने कौन सी साइड आ रही है, दैट इज ए बी, और यहाँ 90 के सामने कौन सी साइड आ रही है, ए सी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से, नाउ ए बी बराबर ए सी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए बी बराबर ए सी। और आपको पता है जब दो साइड बराबर हो जाए किसी भी त्रिभुज के अंदर, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम मतलब जब भी किसी त्रिभुज के अंदर अगर दो ऊंचाइयां बराबर है तो वो त्रिभुज हम 100% श्योर होकर बोल सकते हैं वो क्या होगा, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये चीज हम बोल सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन हमने करा दिया है दोस्त। पिछले दो जो आपके वीडियो हैं PYQ के अंदर, हमने 15 क्वेश्चन पिछली क्लास में लिए थे, 16 क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं, आपको ये बताने के लिए मेरे दोस्त कि हाँ PYQ जो है, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं और वो उसके PYQ हम आसानी से बना पा रहे हैं, और जो चैप्टर अब बच रहे हैं उसके अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि हाँ उतनी ही ऊर्जा के साथ में, उतनी ही शिद्दत के साथ में आपको वो भी कराए जाएंगे। और MP सब इंजीनियर में जो जो पूछा गया है, जिस तरह का चीजें आई है मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, वो सब यहाँ पर कवर होगी। दोस्तों दो क्लासेस चल रही हैं, एक चल रही है 10:30 बजे रीजनिंग की क्लास, जिसमें आपके रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो रहे हैं, हाई प्रायोरिटी पे रखकर उन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है जो आपके MP सब इंजीनियर में पूछा जा रहा है। उसके अलावा 4:30 बजे आपका मैथ्स का क्लास चल रहा है, और इस मैथ्स की क्लास में हमने अर्थमेटिक वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। एक बार जाइए और 13 वीडियो को देखिए, सब कुछ डिटेल से मैंने चीजों को बताया है, आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। एडवांस में शुरू कर दी है, उसमें LCM SCF कंप्लीट हो गया है, सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है मेरे दोस्तों। नंबर सिस्टम के बाद में हम सीधा जंप लगाएंगे मेंसुरेशन के ऊपर, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री वाला पोर्शन देखेंगे, देन हम अलजेब्रा देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, ये सब चीजें आपका वेट कर रही है। फिर उसके बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग, आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको मिल रही है बिल्कुल उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पर एकदम फ्री। साथ ही साथ में जो क्लासेस हो रही है उनकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, जाइए और वहां से फ्री में सब कुछ डाउनलोड करके अपने झोले में भरकर ले जाइए मेरे दोस्तों। सब कुछ आपके लिए फ्री है, आपकी सिलेक्शन हमारी तमन्ना नहीं, जिद है, लेकर आपको दिलाकर ही मानेंगे, दम तभी लेंगे दोस्त। क्लासेस में बिल्कुल एकदम शिद्दत से आपको हर एक मेंबर जो है टीम का पढ़ा रहा है दोस्तों। चलिए, तो इसी
होप के साथ में कि आप सारे वीडियोस देख लेंगे जो अभी आज ही जुड़े हैं, और जो पुराने साधु साध्वी हैं वो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।